तो फ्रेंड आपका 3000 आरपीएम पे आ गया है। अब आपका मशीन रेडी फॉर सिंक्रोनाइजेशन है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपका कौन सा क्राइटेरिया है? X7 क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन को आप बोलते हैं कि मशीन को आप रेडी कीजिए, और इधर पैरेलली आप क्या करते हैं कि ESTC पेज पे आप क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट को आप 70 मेगावाट डाल देते हैं। मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट, लोड रेफरेंस पे 50 मेगावाट आप सेट पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट आप डालते हैं 70 मेगावाट, ताकि उससे ज़्यादा ना जाए वो। और इसके बाद आप इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करता है, और खास करके आप ऑपरेशन इंजीनियर में कोई ये पूछता है कि 3000 आरपीएम के बाद जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल क्या करता है। देखिए इलेक्ट्रिकल वहाँ पे सबसे पहले क्या करता है कि वहाँ पे फील्ड ब्रेकर जो होता है उसको पहले वो क्लोज करता है, फील्ड ब्रेकर को क्लोज करता है। इसके बाद आपका जो एक्साइटेशन सिस्टम है उसका 2 चैनल है, तो सेलेक्ट द एक्साइटेशन चैनल टू बी केप्ट ऑन ऑटो। कौन सा चैनल को, चैनल 1 और चैनल 2, किस चैनल को वो ऑटो में रखेगा उसको वो सेलेक्ट कर लेता है पहले। उसके बाद स्विच ऑन द एक्साइटेशन सिस्टम, एक्साइटेशन सिस्टम को वो स्विच ऑन कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जनरेटर के टर्मिनल में वोल्टेज जो है वो 21 kV वोल्टेज डेवलप हो जाता है। देखिए फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर किस प्रकार से वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या क्या है, कि आपका एक्साइटेशन चैनल क्या होता है, एक्साइटेशन वोल्टेज क्या होता है, AVR किस प्रकार से वर्क करता है। मतलब जनरेटर टर्मिनल में जो 21 kV वोल्टेज जो बिल्डअप होता है, इसके बाद ही हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। जब तक आपका जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज 21 kV बिल्डअप नहीं होता है, हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि 21 kV जब आपका GT में जाता है तो यही आपका 400 kV में स्टेप अप करता है, और आपको बस बार में ये जाता है, क्योंकि बस बार का वोल्टेज 400 kV है। तो आपको, और GT जो है वो 21 kV को 400 kV में कन्वर्ट करता है। तो GT के इनपुट में आपका 21 kV वोल्टेज चाहिए, और GT आपका किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से कनेक्टेड है। मतलब GT का एक इंड आपका कनेक्टेड है जनरेटर से, सेकेंड इंड है बस बार से कनेक्टेड है। तो GT के इनपुट में आपका 21 kV वोल्टेज चाहिए, तभी वो आउटपुट 400 kV करेगा। इसलिए हम लोग जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 21 kV बिल्डअप करते हैं। और 21 kV बिल्डअप कैसे होता है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देखें। जब आपका जनरेटर का वोल्टेज 21 kV बिल्डअप हो जाता है तब आपको इलेक्ट्रिकल बोलता है कि ठीक है, अब आप सिंक्रोनाइज के लिए रेडी हैं। तो आपका एक वर्टिकल कंट्रोल रूम में एक वर्टिकल पैनल होता है, तो इंसर्ट द की इन द, आपका सिंक्रोनाइजर के लिए पैनल में एक की रहता है, उस की को इंसर्ट करता है। तो इंसर्ट द की फॉर द सिंक्रोनाइजेशन इन द वर्टिकल पैनल। वहां पे देखिएगा फ्रेंड 0 1 2, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब चेक, और 2 मतलब ATRS। तो पहले उस की को 1 पोजीशन पे रखता है, जनरेटर का वोल्टेज देखता है भाई ओके है कि नहीं। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा उसको AVR का वोल्टेज बढ़ा के जनरेटर का वोल्टेज इंक्रीज करता है। जब वोल्टेज ओके है तब उस की को 2 पोजीशन पे ले आता है, ATRS पोजीशन पे। और वहाँ पे ESTC पेज में आपका ऑटो सिंक्रोनाइजर होता है, उसको ओपन कर देता है। ओपन जैसे ही करता है तो आप देखिएगा कि कुछ समय बाद आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर आपका ऑन हो जाएगा और यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है, और आपको 40 से 50 मेगावाट आपको लोडिंग शुरू हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। इसलिए हम लोग प्रेशर जनरली 50 से 60 kg प्रेशर मेंटेन रखते हैं, ताकि जैसे ही यूनिट सिंक्रोनाइज हो आपका लोड 40 से 50 मेगावाट के आसपास आ जाता है। अगर आपका लोड इंक्रीज नहीं हो रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, अगर आपका लोड इंक्रीज नहीं हो रहा है, मान लीजिए लोड आपका देखने डिक्रीज हो रहा है, 30 मेगावाट पे सिंक्रोनाइज हुआ, लोड देखने आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लोड आपको कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मशीन अभी भी आपका स्पीड कंट्रोल में ही है, तो आपको फटाक से जो स्पीड रेफरेंस पे स्पीड को बढ़ाना शुरू कीजिए। अभी आपका लोड, क्योंकि मशीन स्पीड कंट्रोल में है, इसलिए लोड बढ़ाने के लिए आपको स्पीड बढ़ाना होगा। मशीन जब लोड कंट्रोल में रहता है तो लोड बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? लोड रेफरेंस बढ़ाते हैं। क्योंकि आपका इनिशियल में मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में ही रहता है, तो मशीन लोड बढ़ाने के लिए आपको स्पीड कंट्रोल बढ़ाना होगा, स्पीड रेफरेंस बढ़ाना होगा, ताकि आपका कंट्रोल वाल्व ओपन हो।
तो हम लोग स्पीड डिफरेंस का इंक्रीज करते हैं तो आप देखिएगा कि कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मशीन सिंक्रोनाइज होता है बट लो फॉरवर्ड पावर में यूनिट ट्रिप हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सिंक्रोनाइज होता है और लोड आपका डिक्रीज करता है तो स्पीड डिफरेंस को ओपन करके फटाफट स्पीड डिफरेंस को बढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 50 मेगावाट के आसपास आप उसको पहले स्पीड कंट्रोल से लोड कंट्रोल में स्विच ओवर कीजिए पहले, तभी आप लोड बढ़ाइए। आप जब 50 मेगावाट के आसपास आ जाता है तो लोड डिफरेंस को वैल्यू को बढ़ा के मशीन को स्पीड कंट्रोल से लोड कंट्रोल में लेके आ जाइए। मशीन एक बार लोड कंट्रोल में आ गया देन आप लोड कंट्रोल बढ़ा के आप लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल मोड में मशीन है तो प्रेशर कंट्रोल में आपको शुरू में आईपी मोड रहता है, बाद में उसको एलपी मोड आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बार बार आपका फ्लक्चुएशन प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता रहेगा और मशीन प्रेशर कंट्रोल से लोड कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल स्विच ओवर होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग जब भी सीएमसी में डालेंगे तो एलपी मोड सेलेक्ट करके ही डालेंगे। फ्रेंड, जब मशीन आपका सिंक्रोनाइज हो जाता है तो एचपी बाईपास को आप क्लोज कर दीजिए। धीरे धीरे उसको आप क्लोज करके अब BP1 BP2 को क्लोज कर दीजिए और एचपी बाईपास जो MS सेट पॉइंट है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते चलिए। ठीक है, अगर आप उसको मैनुअल मोड में रखते हैं, ऑटो में नहीं रखते हैं, मैनुअल मोड में अगर रखते हैं तो आपको क्लोज एंड ओपन जो एचपी बाईपास को वो वेरी स्लो करना है, क्योंकि इससे आपका ड्रम लेवल अफेक्ट करता है। अगर वेरी फास्ट क्लोज या ओपन करते हैं तो ड्रम लेवल वेरी फास्ट फ्लक्चुएट करेगा और इट लीड टू यूनिट ट्रिप। आपका यूनिट ट्रिप भी हो सकता है ड्रम लेवल हाई या लो में। तो आपका एचपी बाईपास को आपको क्लोज या ओपन मैनुअल अगर करते हैं तो आपको स्लोली करना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑटो में रखते हैं तो ऑटो में डाल के MS सेट पॉइंट को आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए। जो एक्चुअल जितना है उससे आप 11-12 kg ज़्यादा रखिए, या उसको एचपी बाईपास का जो सेट पॉइंट है 182 आप एक बार भी डाल सकते हैं, तो आपका बाईपास वाल्व ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगर एचपी बाईपास को आप काफ़ी देर तक ओपन करके अगर रख देते हैं तो देखिएगा कि एचपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एचपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज में 380 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपका एचपी बाईपास आपका ट्रिप हो जाएगा। और अगर ये टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस चला आता है तो आपका टरबाइन भी ट्रिप हो सकता है। तो इसलिए एचपी बाईपास को ज़्यादा देर तक ओपन करके नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेट वो तो लॉस है, क्योंकि वो स्टीम जो बॉयलर से आ रहा है बिना वर्क किए हुए ही सीधा CRH में चला जा रहा है। तो अल्टीमेट आपका टरबाइन का एफिशिएंसी, बॉयलर का एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। तो जैसे यूनिट सिंक्रोनाइज होता है तो धीरे धीरे आप एचपी बाईपास को क्लोज कर दीजिए और उसको ऑटो में डाल दीजिए और सेट पॉइंट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, एलपी बाईपास को थोड़ा देर के लिए आप ओपन रख सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एलपी बाईपास आपका क्लोज हो गया, सबको आप ऑटो में डाल दीजिए। फिर आपका यहाँ पे ड्रेन सिस्टम है, तो जितना भी MS का है, HRH का है, CRH का है, सारा ड्रेन को है उस सबको क्लोज कर दीजिए। माल ड्रेन आपका क्लोज हो गया है। आपका माल ड्रेन 11, 12, 22, 26, 27, 32, 33 ये जो माल ड्रेन है, इंपॉर्टेंट माल ड्रेन है। ये माल ड्रेन जो है आपका HP केसिंग, आपका HP स्टॉप वाल्व, HP कंट्रोल वाल्व, IP कंट्रोल वाल्व से बिफोर एंड आफ्टर, ये सारा ड्रेन को आप देखिएगा कि क्लोज हो जाएगा। अभी सिर्फ माल ड्रेन में स्टेनर जो एक्सट्रैक्शन स्टीम का ड्रेन आपका माल ड्रेन खुला रहेगा। बाकी ये जो है 11, 12, 22, जो 11 और 12 जो है वो HP कंट्रोल वाल्व का ड्रेन है। माल 22 जो है वो HP केसिंग का ड्रेन है। आपका जो 26 एंड 27 जो है वो IP कंट्रोल वाल्व के बिफोर का ड्रेन है। एंड माल 32 एंड 33 है, 31 और 32 जो है वो IP कंट्रोल वाल्व के बाद का ड्रेन है। ये धीरे धीरे देखिएगा कि आपका SLC ऑन है तो बंद हो जाएगा अभी। और आपका एक ग्लेन स्टीम का जो माल 81 है ये आपका ओपन रहेगा। ठीक है, इसको ओपन ही रखिए और इसका मोटराइज वाल्व का पावर ब्लॉक करा दीजिए, क्योंकि ये क्या है कि ग्लेन स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा, उसको डिक्रीज होने के लिए नहीं देगा। और एक आपका जो CRH NRP का ड्रेन है माल 81, ये आपका SLC अगर ऑन है तो टेम्परेचर के हिसाब से ये क्लोज कर लेगा। तभी माल ड्रेन पेज में दिखेगा कि जो भी एक्सट्रैक्शन स्टीम है इसका आपका ड्रेन ओपन रहेगा, बाकी ये सब धीरे धीरे आपका क्लोज हो जाएगा। स्टेनर का ड्रेन आप क्लोज करा दीजिए। आप उसको रोलिंग के बाद भी क्लोज करा सकते थे स्टेनर का ड्रेन, अगर नहीं कराएं तो सिंक्रोनाइज के बाद आप उसको सारा ड्रेन को आप क्लोज करवा दीजिए, स्टेनर का ड्रेन। ठीक है, इसके बाद जो भी आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन रखिए।
अगर कोई सस्पेक्टेड पासिंग है, देख रहे हैं कि आप मोटराइज वाल्व को क्लोज कर दिए हैं और टेम्परेचर तब भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, पास है, तो उस आइसोलेटिंग वाल्व को आप आइसोलेट करवा दीजिए और इन्फॉर्म टू द टरबाइन, और उसको कहीं मेंशन कर लीजिए, क्योंकि अब यूनिट जब ट्रिप करता है तो इस सारा वाल्व को ओपन करना पड़ता है। तो स्पेशली SDFT का आइसोलेटिंग वाल्व को जनरली कोशिश कीजिए कि क्लोज ना करें। माल ड्रेन में अगर कुछ पासिंग है तो आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसको कहीं उसको मेंशन कर लीजिए। फ्रेंड, जब आपका लोड 60 से 70 मेगावाट आ जाता है तो LP हीटर को चार्ज कर लीजिए, ठीक है। LP हीटर 2 एंड LP हीटर 3 को आप चार्ज कर लीजिए। LP हीटर 1 तो ऑलरेडी चार्ज ही रहता है, तो LP हीटर 1, LP हीटर 2 को आप चार्ज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद HP हीटर को हम लोग चार्ज कब करते हैं, तो 150 से 180 मेगावाट के आसपास HP हीटर को चार्ज करते हैं। पहले एक सेट को चार्ज कीजिए, फिर दूसरा सेट को आप चार्ज कर लीजिए, ठीक है। 100 मेगावाट के आसपास इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड, क्लोज कर लीजिए। जनरली 100 से 120 मेगावाट के आसपास जब देखिए कि IP कंट्रोल वाल्व जब 80% के आसपास ओपन हो जाता है तो HP IP ट्रिम डिवाइस को ऑन कर लीजिए। मतलब अभी क्या है, नॉट ट्रिमिंग। शुरू में आपका IP कंट्रोल वाल्व ट्रिम्ड रहता है, अभी आपका नॉट ट्रिम्ड हो गया। जब जैसे इसको ऑन करते हैं तो नॉट ट्रिम्ड, मतलब देखिएगा कि IP का सेकेंडरी वाल्व प्रेशर ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द HP कंट्रोल वाल्व प्रेशर, ठीक है। ये हम लोग कब ऑन करते हैं, जब आपका 100 से 120 मेगावाट के आसपास आ जाता है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। शुरू में ऑन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि चर्निंग एक्शन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 180 मेगावाट के आसपास एक और इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं फ्रेंड, कि जो आपका फीड कंट्रोल स्टेशन में दो लाइन, एक आपका लो लोड रेंज है और एक आपका हाई लोड रेंज है, हाई लोड रेंज है। इसमें आपका FDB 16 रहता है और इसमें आपका FDB 13, 14 एंड 15 वाल्व रहता है। इसको आप क्या कीजिए, चेंज ओवर कर लीजिए हाई लोड वाले रेंज में, और धीरे धीरे लो रेंज वाले को आप क्लोज करके उसको ऑटो में डाल दीजिए, ठीक है। तो आप इसको चेंज ओवर कर लीजिए ताकि आपका ड्रम लेवल धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोड बढ़ता है तो लो लोड रेंज ड्रम लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका लाइन का एक सर्टेन कैपेसिटी तक ही फीड वाटर को फ्लो ही करवाता है, ठीक है। 250 मेगावाट के आसपास आप एक TDBAP को लोड कर सकते हैं, लोड कर दीजिए। सेकेंड TDBAP को लोड करना है तो 320 से 330 मेगावाट के आसपास आप सेकेंड TDBAP को भी लोड कर दीजिए, और जब लोड कर लेते हैं सब कुछ ओके रहता है, MDBAP को आउट करके उसको ऑटो में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोग लाइटअप में करते हैं। और फ्रेंड, जो गन का जो विड्रॉवल है, तो गन को आप जैसे जैसे 200-250 मेगावाट के आसपास जाते जा रहे हैं तो आप 1 बाय 1 गन को निकालते चलिए। पहले अपर एलिवेशन का जो भी गन, जैसे EF में अगर आप गन लिए तो EF गन को पहले हटा लीजिए। CD में अगर 4 गन है तो एक गन पहले हटाइए, फिर दूसरा गन को हटाइए, और इस प्रकार से 300 से 320 मेगावाट में फ्लेम को देखते हुए आप सारा का सारा गन विड्रॉ कर लीजिए। तो जनरली 320 से 330 मेगावाट के आसपास हम लोग सारा गन को विड्रॉ कर लेते हैं।